हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से पक्का मैं आपको एश्योरिटी दिलवाता हूं कि आप अगर ये वीडियो देखोगे तो इसके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर दोगे। चलो शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, कि इंडिया के पॉपुलेशन के डिफरेंट फेजेस है उनको आप एक्सप्लेन करो। तो चाहे तो क्वेश्चन ऐसे आए फिर तो आप लिख ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि जो फर्स्ट फेज है उसको स्टेगनेंट फेज क्यों कहा जाता है या उसको स्टेशनरी फेज क्यों कहा जाता है, या जो थर्ड फेज है उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज क्यों कहा जाता है, ऐसे अलग से भी पूछा जा सकता है। तो अब कैसे भी क्वेश्चन आए आप करोगे। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं फर्स्ट फेज की। तो वो टाइम पीरियड शुरू होता है 1901 से 1921 का। इस फेज को अपने स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज कहते हैं, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ रेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बर्थ रेशियो के साथ साथ, बर्थ रेट के साथ साथ डेथ रेट या मोर्टेलिटी जो रेट होती है वो भी उतनी ही थी, यानी कि जितने लोग जन्म ले रहे थे उतने ही लोग लगभग मर भी रहे थे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई। और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर 1911 से लेके 1921 का जो फेज रहा, याद रखना एमसीक्यूज में आ सकता है, वहां तो नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली, यानी कि पॉपुलेशन हमारी कम हुई। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई उस टाइम में हमारी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, सैनिटेशन फैसिलिटी थी नहीं, तो लोग मर बहुत ज्यादा रहे थे। तो उनको कंपनसेट करने के लिए बच्चे भी पैदा ज्यादा कर रहे थे, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं देखने को मिली। ये था हमारा फर्स्ट फेज। सेकंड फेज की बात करें तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि देखो, पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि वहां पे इलिटरेसी रेशो क्या थी, वो ज्यादा थी, यानी कि लोग लिटरेट नहीं थे। आगे बात करें फेज नंबर सेकंड की, तो ये 1921 से लेके 1951 का जो फेज होता है वो होता है फेज नंबर सेकंड। इसके अंदर क्या हुआ? स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होनी शुरू होगी यहां पे स्टेगनेंट से? क्योंकि इस पर्टिकुलर फेज में सैनिटेशन की फैसिलिटी होगी, हेल्थ की कुछ इंप्रूवमेंट आने से जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होनी शुरू होगी, जबकि यहां पे जो बर्थ रेट है वो उतनी ही रही, यानी कि ज्यादा ही रही। इसके कारण क्या हुआ? हमारी पॉपुलेशन में धीरे धीरे क्या होगी? ग्रोथ आनी शुरू होगी। ठीक है। और कुछ यहां पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम भी थोड़ा अच्छा हो गया था, जिससे क्या होता है? मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होती है। क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छे होने से अगर कोई पेशेंट मान लो जिसको कोई बहुत सीवियर डिजीज है या अटैक वगैरह या कुछ भी है, तो उसको आसानी से लेके जाया जा सकता है हॉस्पिटल वगैरह में। आप समझ सकते हो इस चीज को। तो ये बेनिफिट होता है यहां पे। फेज नंबर 3 की बात करें तो इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज कहा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फेज भी है हमारा, अगर अपने पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो, है ना। तो ये 1951 से 1981 का टाइम पीरियड था, इसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो 2.2% हो गई थी। वैसे ही हमारी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है एनुअली? 1.64%। और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोएस्ट कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में 17। और हाईएस्ट कहां पे है? तो दिल्ली के अंदर है, अगर अपनी बात करें यूनियन टेरिटरी में। और अगर स्टेट में बात करें तो हमारी कहां है? बिहार के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? भी ज्यादा इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ती क्यों है? तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक तो हमारी यहां पे जो लिविंग कंडीशन है वो काफी इंप्रूव हो जाती है, तो उससे क्या होती है? डेथ रेशियो डिक्लाइन हो जाता है। और कुछ उस टाइम में जो फॉरेन कंट्रीज है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां से बहुत लार्ज स्केल पे लोगों ने माइग्रेट करा था। आपने देखा ही होगा 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया गया था, उस टाइम में लगभग 80 लाख लोगों ने माइग्रेट करा था। उससे पहले कुछ पाकिस्तान से लोग आए थे, नेपाल, भूटान से, यहां से डिफरेंट पार्ट से लोगों ने माइग्रेट करा है। उसके कारण भी हमारा ये फेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज कहा जाता है। और लास्ट फेज जो 1981 से लेके आज तक का चला है, इसके अंदर जो ग्रोथ रेट की जो स्पीड है वो डिक्लाइन हुई है, यानी कि वो कम हुई है। ग्रोथ तो हो रही है हमारी पॉपुलेशन की, ऑब्वियस सी बात है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन कम क्यों हुई है? क्योंकि अब फैमिली प्लानिंग जैसी जो योजना है उसको इनिशिएट करा गया गवर्नमेंट के द्वारा। जो मैरिज की एज है उसको एक्सपेंड कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है फीमेल लिटरेसी रेशियो बढ़ाया गया है। तो जैसे बच्ची पढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स इस चीज को समझेंगे कि बच्ची को पढ़ा रहे हैं तो उसकी शादी छोटी एज में नहीं करवा रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन की जो स्पीड है वो क्या हुई है? डिक्लाइन हुई है। तो ये थे हमारे पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट फेजेस। एक क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। इसमें आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यूज में आए, चाहे अलग से कोई एक फेज पूछ लिया जाए, तो भी आप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि पाइपलाइन है वो मोस्ट कन्वीनियंट और एफिशिएंट मोड है ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड वगैरह का इंडिया के अंदर, आप इसको बताओ। भाई सबसे बड़ी बात तो अगर अपनी बात करें तो पाइपलाइन के अंदर आपको पता है स्लरी होती है, गैसेस होती है, लिक्विड होता है, उनका ट्रांसपोर्ट अपनी आसानी से कर सकते हैं। फिर दूसरी बड़ी बात है कि पाइपलाइन ये एफिशिएंट है
और ये कौन सी कन्वीनियंट है, क्यों है? क्योंकि इसको एक बार आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पाइपलाइंस को बिछाना पड़ता है, उसके बाद इनके ना तो चोरी होने का डर रहता, ना ऐसा है कि भाई आप अगर तेल या पाइपलाइन या गैसेस वगैरह को अगर आप रोड्स के थ्रू लेके जाओगे तो सिंपल सी बात है ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी। तो अब इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना चोरी होने का डर होगा, ना एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। तो ये कन्वीनियंट है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनमें जो स्लरी और लिक्विड है इनको पास करना बड़ा आसान है, जबकि रोड के थ्रू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी ऐसी घटना होगी तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और कई बार हुआ भी है, आपने देखा होगा ना, जब आपने सुना होगा कि पेट्रोल का टैंकर है उसका एक्सीडेंट हो गया, डीजल का टैंकर है उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से वहां के आसपास के एरिया वो खूब सारा नुकसान होता है। तो ये इसलिए अच्छी बात है। और दूसरी बात है, ये एनवायरमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, ठीक है। और जो दूर दराज के एरिया है ना, डिस्टेंस प्लेसेस है, वहां पर भी इसको लेके जाना आसान होता है। सिर्फ एक बार वन टाइम इसकी इंस्टॉलेशन के जो चार्ज है वो लगते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट है एक बार, है ना। तो ये है, बाकी इसमें से आप पढ़ के देख सकते हो। मैं किसी भी क्वेश्चन को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता, ये मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका है कि मैं सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा सीधा। आप लाइन टू लाइन बेटा पढ़ना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। और ऐसा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, ये जो एरिया इसको कवर करता है ना, ये गैस पाइपलाइन हमारी फेमस गैस पाइपलाइन है। इसको लिख सकते हो आप, ताकि ये आपका आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बात करते हैं अपने। तो मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ जियो थर्मल एनर्जी ऑफ इंडिया। इंडिया की जियो थर्मल एनर्जी है, उसके 4 फीचर्स बताओ। तो भाई सबसे पहली बात तो बात करते हैं, जियो का मतलब धरती होती है ना, तो धरती से जो हीट निकलती है उसको ट्रैप करके उससे एनर्जी करना ही जियो थर्मल एनर्जी होती है। और जियो थर्मल एनर्जी है वो है कौन सी? तो वो हमारी नॉन कन्वेंशनल यानी कि रीन्यूएबल है, यानी कि ये एक अल्टरनेट का काम करती है हमारी नॉन रीन्यूएबल सोर्स की जगह। इसमें हमारे अभी हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण में इसका काम चल रहा है, आपको पता है, यहां से एनर्जी को लिया जा रहा है। और वैसे हमारे इंडिया के अंदर लगभग 340 हॉट स्प्रिंग्स पाए गए। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब ऐसी जगह धरती के अंदर जहां से अपने इस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। और ये एक अल्टरनेट का काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये लो हो गया हमारा, ठीक है। विंड एनर्जी की बात करें तो आपको पता है विंड एनर्जी कैसा है भाई, एक चीप सोर्स है, मतलब चीप का मतलब सस्ता ना, और एक कैसा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। और ये सबसे बड़ा सोर्स कहां पे है? तो जो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है, यानी कि वेस्टर्न का मतलब जहां पे राजस्थान गुजरात का इलाका आता है, जहां पे आंधियां चलती रहती है अपने राजस्थान में। खासतौर से मैं राजस्थान से हूं तो बता सकता हूं कि यहां पे आंधियां अच्छी चलती है, तो यहां पे विंड एनर्जी का बड़ा यूटिलाइज करा जा सकता है। इसके बाद अपनी बात करें तो जो साउथ के स्टेट है, खासतौर से जो कोस्टल एरियाज के जो सारे स्टेट है, वहां पे हवाएं अच्छी चलती है। तो इन एरियाज के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। हमारा तमिलनाडु लार्जेस्ट है विंड एनर्जी की फील्ड के अंदर, है ना। इसके अलावा गुजरात हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जो जो हमारे आइलैंड नेशन है या जो कोस्टल एरियाज है वहां से अपने इसको जनरेट कर सकते हैं। और वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो जैसलमेर रीजन है, क्योंकि यहां पे हवाएं बहुत चलती हैं, तो यहां पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडिया के लिए देखा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी फीचर्स बताओ वैसे, तो आप क्या बता सकते हो कि भाई ये सिंपल सी बात है, रीन्यूएबल है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है हमारा नॉन कन्वेंशनल में, जो कि रीन्यूएबल है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल यानी कि रीन्यूएबल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये चीप है, इसमें एक टाइम का आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा लगता है, जो भी आप विंड मिल्स वगैरह इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपका चार्ज नहीं लगता। और एनवायरमेंट फ्रेंडली तो ये है ही है ना। तो चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में बात करो, या इसके अंदर ही मैंने बोल दिया कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के उनके बारे में बात करो। तो भाई सोलर एनर्जी है वो क्या है हमारी, सबसे पहली बात है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है हमारा एनर्जी का, यानी कि रीन्यूएबल सोर्स एनर्जी का। और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, यानी कि कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आती इसमें, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये, इसको कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है। और ये 7% अच्छा है कोल की एनर्जी और ऑयल बेस्ड प्लांट से 7% अच्छा है, और 10% इसकी एनर्जी अच्छी है न्यूक्लियर प्लांट से। और ये किस किस काम में मेनली जो यूज करते हैं, तो हीटर को चलाने में, क्रॉप ड्रायर्स को चलाने में, कुकर्स को चलाने में। अब तो आपको पता है गवर्नमेंट भी जो सोलर पैनल है, सोलर एनर्जी, इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रही है, सब्सिडी वगैरह भी दे रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये जो हब है हमारा सोलर एनर्जी का, वो हमारा वही पार्ट आ गया, यानी कि हमारा राजस्थान वेस्टर्न जो पार्ट है हमारा इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हब है सोलर एनर्जी का, क्योंकि यहां धूप भयंकर पड़ती है, तो गुजरात का इलाका और राजस्थान का पार्ट है। अब बात करते हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, यानी कि जिनकी ऊपर चर्चा कर चुके हैं अपने लगभग, क्या सर, विंड एनर्जी की बात कर चुके हैं, जियो थर्मल एनर्जी की बात कर चुके हैं, सोलर एनर्जी की बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो बायोगैस एनर्जी है वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आंखों से निकाल लेना बस।
तो इसके क्या फायदे हैं भाई? सबसे बड़ी बात है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल सोर्स है यानी कि कन्वेंशनल सोर्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे एक टाइम में खत्म हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। और दूसरी बात है, ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है, एनवायरमेंट को पोल्यूट भी करते हैं ना। तो हमारे ये जो सोर्स है ना नॉन कन्वेंशनल, ये इनके कंपैरेटिवली अच्छे भी हैं, इको फ्रेंडली भी है, और लगभग इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कुल मिला के ठीक है। मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा लगभग हर जगह आएगी, आपको धूप लगभग हर जगह देखने को मिलेगी, तो इनको आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है, उनके जितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है फॉसिल फ्यूल जितना। और साथ ही साथ में ये क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ये रीन्यूएबल है, ये कभी खराब नहीं होंगे, और एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये चीप भी है। ठीक है, तो ये बातें इनकी एक बार इनिशियल कॉस्ट आती है, उसके बाद इनकी कॉस्ट इतनी नहीं आती, शुरुआत की इनको इंस्टॉल करने का, इनको लगाने का खर्चा आता है, उसके बाद नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इंडिया हैज इमर्ज एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, एग्जामिन द स्टेटमेंट। मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बट पता नहीं क्यों लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया। वैसे है आसान कि इंडिया एक लीडिंग कैसी कंट्री है मेडिकल टूरिज्म में, आ जाए तो आ जाए कि 55,000 पेशेंट यूएसए से आए थे ट्रीटमेंट लेने के 2005 के अंदर। तो कईयों को बच्चों को लगा होगा यार यूएसए से हमारे इंडिया में, क्या वहां टेक्नोलॉजी नहीं, क्या है वहां पे? इवन बड़े बड़े ऑपरेशन करवाने के लिए हमारे सेलिब्रिटी लोग वहां जाते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद वगैरह है ना वो अच्छा है, तो इसलिए यूएसए से यहाँ पे आए थे, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह लेने के लिए। और इसके बाद देखा जाए तो यूएसए भी तो नंबर ऑफ लोग जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल जाते हैं, किसके? सर्जरी वगैरह करवाने के लिए, हर साल के लिए, हेल्थ केयर के ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए। और हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है ना इंडिया जैसी, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल्स है, जहाँ डिफरेंट टाइप की हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है। तो चाहे इंडिया हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन कंट्री ने मेडिकल सर्विसेज के अंदर काफी कुछ काम करा है, चाहे वो रेडियोलॉजी इमेजेस को कवर करने की बात हो, चाहे अल्ट्रासाउंड वगैरह की बात हो, चाहे एमआरआई की बात हो, ऐसी टेक्नोलॉजी कहते हैं यहाँ कंट्री में बहुत ज्यादा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, मेडिकल टूरिज्म के तौर पे आते हैं, यानी कि अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, जिसे मेडिकल टूरिज्म भी बोलते हैं। आगे बात करें इन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का, बताओ कि भाई उसका वाइटल रोल है कंट्री में, कैसे बताओ? तो थोड़ा सा ये लिख भी देना, सैटेलाइट कब इंडिया ने पहला लॉन्च करा, आर्यभट्ट के तौर पे लॉन्च करा 1975 में। इसके अलावा भी आप एक आधा देख के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे बात करते हैं तो सैटेलाइट तो क्या है भाई, जो आज का टाइम है ना वो मैं ऐसे कहता हूं एरा ऑफ सैटेलाइट है, या मैं क्या कहता हूं एनसीईआरटी भी कहती है अपनी एरा ऑफ सैटेलाइट। क्यों है? क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो नेटवर्क का टाइम, और नेटवर्क किससे चलते हैं भाई? सैटेलाइट से चलते हैं ना, तो इनके बिना कुछ होगा ही नहीं आज के टाइम में। और इनके कारण हम किसी भी फार प्लेसेस पे, डिस्टेंस प्लेसेस पे अपने क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सैटेलाइट किस में काम आते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में काम आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज की अपने को जानकारी देते हैं, बॉर्डर एरियाज के सर्विलेंस के अंदर काम करते हैं, और इनके मल्टीपर्पज है यार, चाहे टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें जो अपने को वेदर के बारे में बताता है, इन सारों के अंदर ये काम आता है। इसके अलावा ये किस में काम आता है? ये हमें सिग्नल देता है टीवी चलाने के लिए, टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल फोन सबको चलाने के लिए ना, और जो भी हमारे इंटरनेट वगैरह है ये सब कुछ चलाने के लिए, या जो हमारे मिलिट्री के जितने भी जो एप्लीकेशंस वगैरह उनको चलाने के लिए, वेदर के डिसीजन देने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है भाई? सैटेलाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो मेंशन द मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन इंडिया। इंडिया में कहते हैं पानी बचाने के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हो भाई? रटने की जरूरत है क्या? देखो इसके दो तरीके से मैंने आंसर को लिखा है। एक तो आप लिख सकते हो ये छोटे छोटे जो पॉइंट लिखे हैं इनको बना के, या ये दो पॉइंट जिनको मैंने और लगा के बाद में लिखा है वाटरशेड मैनेजमेंट और हरियाली वगैरह जिसमें आते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, जो भी बारिश का पानी आता है उसको आप कलेक्ट करो भी, रूफ टॉप से आप क्या करो, ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लो जिसको जो छत के ऊपर आने वाला पानी है उसको आप अंडरग्राउंड कलेक्ट करो और उसको बाद में रिसाइकल करके यूज करो, चाहे बोरवेल बनाओ, चाहे पिट्स बनाओ, यानी कि खड्डे वगैरह खोदो, या आप पानी को क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, यानी कि जो भी पानी आपका कपड़े वगैरह धोने में यूज हुआ उसको बाद में किसी भी अदर पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, यूजिंग एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करके, जिनमें क्या हो पानी कम से कम वेस्ट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी से भी आप पानी को बचा सकते हो। रेगुलर पानी को चेक करके कि कहीं पर पानी लीकेज नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं पानी वेस्टेज नहीं हो रहा है, इनको चेक करके अपने पानी को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है यार, अपने खुद केयरलेस ना हो पानी के लिए लेके। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो ब्रश वगैरह कर रहे होते तो टैप को ऑन करके छोड़ देते हैं और उसके बाद ब्रश कर रहे होते, तो ये बहुत गलत बात है ना यार। आप पानी को वेस्ट कर रहे हो, कई शावर लेते हैं तो उसके बाद भूल ही जाते हैं गर्मियों के अंदर की शावर ले रहे हैं, साथ में गाने चल रहे होते हैं, साथ में वो नहा रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ गलत है ना। सबसे बात तो ये है कि अपने केयरलेस होकर पानी का यूज ना करें तो अपने पानी को बचा सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे मेथड आपको लिखने हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि वाटरशेड मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट करा गया था, चलाया गया। और वाटरशेड मैनेजमेंट है क्या? तो कुछ भी नहीं है। वाटरशेड मैनेजमेंट ये है कि आप प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनर
में आप पानी के जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, चाहे वो सरफेस वाटर है, उनका यूटिलाइज करो, पानी को आप वेस्टेज ना होने दो, उसको बचाओ। इसी को कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। और इसके अंदर क्या क्या काम कराया गया, तो हरियाली एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करा गया, जिसको लॉन्च करा था जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसको लागू करा गया किसके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, जो पंचायत गवर्नमेंट है उसके द्वारा, लोगों के सहयोग से लागू करा गया, जिसका मेन एजेंडा भाई यही था कि अपने को पानी को बचाना है, उसको कंजर्व करना है, उनका जुडिशियल पर्पज से यूज करना है, और इरिगेशन मेथड में पानी को सही से यूज करना है, और ड्रिंकिंग पानी भी सभी को मिलना चाहिए ना। इसके अलावा नीरू मीरू जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक योजना चलाएगी। इसके अलावा रावरी पानी संसद है, वो राजस्थान के अलवर के अंदर चलाएगी, जिसका मेन प्रयास ये था कि पानी को बचाए, जिसके अंदर परकोलेशन टैंक बनाए गए, डैम्स वगैरह बनाए गए, पिट्स वगैरह खोदे गए, जहाँ पे पानी को जो पानी है उसको कलेक्ट करा जाए और उसको बाद में यूटिलाइज करे जाए। इसके अलावा एक मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हो ही गया, और इसका मतलब तो सिंपल सी बात मैंने बताई दी कि बारिश के पानी को आप कलेक्ट करो, चाहे तो रूफ टॉप्स वाटर हो चाहे अदर वाटर हो, उसको कलेक्ट करो और उसका बाद आप इरीगेशन के लिए यूज कर सकते हो, या डिफरेंट पर्पज के लिए आप यूटिलाइज उनको कर सकते हो। इवन इसमें तमिलनाडु वाला भी लिख सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर ये कर दिया कि जो भी अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से क्या ऐसा सेटअप बनाओगे जिससे आप पानी को क्या कर सकते हो, कलेक्ट करो। तो ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड। आगे बात करें, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज कंट्रीब्यूटेड अलॉट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। सपोर्ट करो इस स्टेटमेंट को, तो भाई बता देंगे कोई बात नहीं कि इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है दुनिया में। इसकी जो लेंथ है रेलवे नेटवर्क की वो 2019-20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67,956 किलोमीटर है। और दूसरी बात है, ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। और ये फ्रेट या फ्राइट जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, इनके लिए और पैसेंजर के दोनों के मूवमेंट की फैसिलिटी ये देता है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक बड़े जो पॉपुलेशन का पार्ट है उसको एम्प्लॉयमेंट का काम देता है, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकलती है रेलवे के अंदर, है ना। और ये जो टूरिज्म है उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। और आपको पता है एक देश को जोड़ने का सबसे बड़ा काम कौन करता है, रेलवे करता है। और इसकी बात मैं नहीं बोल रहा, गांधी जी ने बोला था जब हमारे नेशनल जो मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम में, तो उन्होंने कहा था कि डाइवर्स कल्चर को अगर साथ में लेके आना तो रेलवे को इनिशिएट करो भाई, कहते इससे डाइवर्स कल्चर के लोग आएंगे, ठीक है। आगे बात करें तो डिफरेंट जो एरियाज है उनको कनेक्ट करता है, मटेरियल है इनको बेचेगा, इकोनॉमी के ग्रोथ में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं, और आपको पता है हमारी जो रेलवेज है उनको 17 जोन्स में भी डिवाइड करा गया। आप चेक कर लेना, पुरानी एनसीईआरटी में 16 जोन है, नई एनसीईआरटी में 17 जोन्स हो गए। अब बात करते हैं कि प्रोटेक्टिव इरिगेशन और प्रोडक्टिव इरिगेशन में क्या डिफरेंस है। भाई प्रोटेक्टिव इरिगेशन वो होती है जिसमें मेन आपका प्रयास ये हो कि इतना पानी आप फसल को दे दो कि आपकी फसल खराब ना हो, मतलब क्या हो कि इसमें सोइल मॉइस्चर बना रहे, ऐसा ना हो कि जमीन आपकी सूख गई हो तो आपकी क्या हो जाएगी, फसल सूख जाएगी तो नुकसान ना हो। यानी कि सोइल के अंदर मॉइस्चर बना रहे, जिससे हमारी क्या हो कि कम से कम एडवर्स इफेक्ट ना पड़े किसके ऊपर, हमारी क्रॉप्स के ऊपर, यानी कि क्रॉप्स हमारी फेल ना हो। और प्रोडक्टिव का मतलब है आप उसमें सफिशिएंट इरिगेशन दो, मतलब इतना पानी दो कि आप जो पर एकड़ है उसके अंदर जो यील्ड है यानी कि प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमम जितना निकाल सकती हो वो निकाल लो, यानी कि ज्यादा पानी देने का प्रयास करा जाता है इसमें, ठीक है। तो उसको प्रोडक्टिव इरिगेशन बोलते हैं। आगे आपके सामने नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ, टेंशन ना लेना, आप यहां से आंखों से निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। तो भाई नमामि गंगे प्रोग्राम थी, उसको 2014 में 2014 में किसके द्वारा इनिशिएट करा गया, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट करा गया। इसमें लगभग कहा जाता है कि 20 करोड़ जो पैसे थे वो लगाए गए, किसके लिए, इस पे कि हमें जो पॉल्यूशन है गंगा का उसको अबेटमेंट करना है, कम करना है, और इसको पानी को कंजर्व करना है, बचाना है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम को इनिशिएट करा गया। इसके अंदर कुछ एक पिलर्स बताए गए, यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट इसमें करा गया, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करा गया, इसमें रिवर सरफेस क्लीनिंग की प्रयास करा गया, यानी कि नदी को साफ करने का प्रयास करा गया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्टेशन को डेवलप करा गया, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करी कि भाइयों आपको कैसे आपको बचाना है। इवन इसमें गंगा ग्राम भी क्रिएट करा गया, जिसको बोलते हैं कि जहां से गंगा रिवर पास होती है ना, उन गांवों को थोड़ा सा अवेयरनेस वगैरह दी गई कि भाई तुम्हें पानी को कैसे पॉल्यूट होने से बचाना है। तो गंगा कहां से निकलती है, उत्तराखंड से होती है, उत्तर प्रदेश से होती हुई आगे के इलाके बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, इनके इलाके में जाती है ना। तो यहां पे ये गंगा ग्राम बुक को भी क्रिएट करा गया। इसके अलावा इसी के साथ 2016 में एक और मिशन भी चलाया गया था जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसका भी प्रयास यही था कि गंगा की साफ सफाई करी जाए, ताकि क्या हो कि इसकी प्योरिटी का जो लेवल है वो बना रहे और बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसको अपनों ने वेस्ट कर दिया है ह्यूमन एक्टिविटी के साथ साथ, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। और साथ ही साथ में इसको साफ करने का एक पर्पज ये भी था कि जो इसका जो एरिया आता है ना, वहां पे डॉल्फिन और घड़ियाल
घड़ियाल जैसे जो अपने समुद्री जीव है ना, घड़ियाल जानते हो क्या, एकदम जैसे क्रोकोडाइल होता है ना, उस जैसा सा दिखता है, बस उससे पतला इसका मुंह होता है। और डॉल्फिन को तो कौन नहीं जानता, समझदार जीव होता है। तो कहते हैं इनको बचाने का प्रयास करा जाए। तो इसी जो क्लीन गंगा मिशन था या जो हमारा नमामि गंगे मिशन था, इसका एक प्रयास ये भी था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, पानी की साफ सफाई के बारे में उनको बताना, और ताकि वो पानी को जो क्वालिटी है उसको डेटोरिएट ना होने दे। बाकी बातें इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। वाई इज द क्वालिटी ऑफ वाटर डेटोरिएटिंग इन इंडिया? भाई ये तो बड़ा आसान है, मैंने इसमें छोटे क्वेश्चन में लगभग यही क्वेश्चन करवाया था कि भाई इंडिया के अंदर वाटर क्वालिटी के डेटोरिएट क्यों हो रखी है। तो देखो मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है, आपको इनकी हेडिंग बना के लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है या 5 मार्क्स में आता है तो उसके अकॉर्डिंग है ना, बाकी आप पॉइंट्स में ही आंसर करने हैं, सभी आंसर पॉइंट्स में करो बना के। यहां पे पॉइंट्स में नहीं है, कई सारे आंसर पैराग्राफ्स में है, तो वो ऐसे नहीं करने आपको आंसर। मैं बार बार यही बोलता हूं, आंसर आपको चाहे 1 मार्क को छोड़ के बाकी कोई भी आंसर किसी भी सब्जेक्ट का है तो थोड़ा प्रयास करना कि पॉइंट्स में आंसर करो, वो अट्रैक्टिव लगता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करो, ठीक है, चाहे जो आपको डेट याद है, जो आपको फैक्ट याद है, जो इंपॉर्टेंट बात है उनको अंडरलाइन करो ना, ये एक अच्छा मेथड होता है हमारा लिखने का। तो भाई क्या है चीजें जो पानी को डेटोरिएट करती है? तो भाई वो है कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, यानी कि कचरा निकलता है, वो करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, यानी कि जिनमें पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, ये सारे के सारे जब वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक जो सीवेज होता है, डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं, वो पानी के अंदर डंप करने से क्या होता है, भी पानी को वेस्टेज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो जब पानी के अंदर आते हैं तो पानी की क्वालिटी को डेटोरिएट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इसको बताओ कि भी इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की जमीन है। तो कैसे है? भाई, तो आपको पता है ग्रियर्सन भाई साहब थे जिन्होंने लैंग्वेज की सर्वे करी थी इंडिया के अंदर 1903 से लेकर 1928 में। तब उन्होंने बताया था कि इंडिया में 179 लैंग्वेजेस है, 544 डायलेक्ट है यानी कि बोलियां, और 22 शेड्यूल लैंग्वेज भी है, जबकि नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है वो तो है ही है। इसके अलावा जो बहुत कम बोले जाने वाली लैंग्वेज भी है, जिनमें सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोलते हैं, और कम बोलने वाली जो लैंग्वेज है संस्कृत, बोडो, मणिपुरी है, ये सब है। तो यहां से पता चलता है कि इंडिया एक कैसी लैंड है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अपेक्स बॉडी डेवलप द बॉर्डर रोड्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड विद एग्जांपल। कि भी कौन सी अपेक्स बॉडी है जो बॉर्डर रोड को बनाने का काम करती है? तो उसका नाम है ब्रो। इंडिया के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा गया 1960 के अंदर, और ये क्या काम करती है? खास तौर से जो नदन के इलाके हैं या नॉर्थ ईस्टर्न के इलाके हैं, जो किसी न किसी कंट्री से हमारी बाउंड्री लग रही है, उनको प्रॉपर तरीके से वहां पे मेंटेन करने का काम करती है, ताकि जो हमारे जो रिमोट एरियाज के गांव है उनकी कनेक्टिविटी भी बढ़े, और साथ में डिफेंस पर्पज के लिए जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल वगैरह वो भी आ सके। तो ये ब्रो हमारी काम करती है, ठीक है। और इसके अलावा जहां पे स्नो क्लियरेंस का काम करना, यानी कि जो नदन वाला इलाका है ना, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इलाका हो गया, लद्दाख का इलाका हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वो उसका जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, तो यहाँ पे जब स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल के क्लियरेंस का काम भी यही करती है। तो ये होती है हमारी ब्रो। तो आज से कभी किसी को ब्रो बोलो तो माइंड में रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्रो, और 1960 में इसको बनाया गया। आगे बात करते हैं। डिस्क्राइब ओनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नेशनल हाईवे की 5 कहते कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो भाई इंडिया की टोटल रोड डेंसिटी का सिर्फ ये 2% कवर करती है, लेकिन इसके ऊपर चलने वाले ट्रैफिक को ये 40% ट्रैफिक को कैरी करता है। तो सोचो नेशनल हाईवे के ऊपर कितना ट्रैफिक है, और लगभग ये 80 मीटर चौड़ी होती है। तो आपको पता ही पता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाई जाती है, ये भी आपको पता है। नेशनल हाईवे है तो इसको मेंटेन कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इनिशिएट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बनाने बनने का काम कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मेन बात है ये सभी स्टेट को जोड़ता है, सभी स्टेट्स की जो मेन हेडक्वार्टर है, कैपिटल्स है, उनको जोड़ने का ये काम करता है। बस ये है हमारी नेशनल हाईवे, ठीक है। और इनको बनाने का प्रयास इस तरह से करा जाता है ताकि जो इनमें ट्रैफिक का फ्लो है वो आसानी से हो सके। बस हो गया। चलो बाकी इनमें बहुत अच्छे से बातें लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो कि स्टेट को कनेक्शन करने का काम करती है, इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, इनकी लेंथ कैसी होती है, मतलब विड्थ क्या होती है, चौड़ाई कितनी होती है, लगभग 80 मीटर वाइड होती है। ये बात मैंने बता भी दिया। चलो आगे बात करते हैं। रिव्यू एनी 5 मेजर्स एडॉप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भाई इंडियन एग्रीकल्चर को की प्रॉब्लम को सोल्व करनी है तो कहते हैं 5 बातें बताओ। तो बता देंगे 5 क्या साहब जी? हम तो 7 बता देंगे। क्या कि सबसे पहली बात तो कुछ प्रयास करेगी, जिनमें से एक प्रयास था इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि जिस जमीन पे खेती करी जाती है ना उस पे इंटेंसिफिकेशन करा गया, यानी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगाने का प्रयास करा। एक तो वहां पे पर एकड़ जो यील्ड होता है यानी कि प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने का प्रयास करा, जिसमें हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, उनका यूज ज्यादा करा, इरिगेशन सिस्टम को हमने इंप्रूव करा। तो वो इंटेंसिफिकेशन होता है जहां पे हम अपना जो यील्ड है उसको इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, और ये भी प्रयास करते हैं कि हर एक सीजन की प्रॉपर वहां से क्रॉप्स को हम उगा लें।
इसके अलावा हमने जितना प्रयास हो उसका, जहां से पॉसिबल हो उसका, हमने कल्टीवेटेड एरिया को बढ़ा लिया। कल्टीवेटेड एरिया को कैसे बढ़ा लिया, तो आपको पता है, आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा लैंड रिसोर्स के अंदर कि 8 टाइप की जो लैंड कैटेगरी होती है, उनमें कुछ कैटेगरी आपने पढ़ा होगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड पढ़ा होगा, फेलो अदर देन करंट फेलो पड़ा होगा, करंट फेलो हो पड़ा होगा। ये वो जमीन होती है जिनको अपने कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं या किसी को 1 साल के लिए खाली छोड़ते हैं, तो उन कैटेगरी को हमने यूज करके कल्टीवेटेड लैंड को बढ़ाया हमने। इसके अलावा हमने HYV सीड्स यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना शुरू करा जब हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1970s में, या लगभग 1965 के आसपास जो आया था, उसमें हमने इनका यूज करा, जिससे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न अच्छा हुआ। हमने कमर्शियलाइजेशन का प्रयास करा, हमने इसी के टाइम पे फर्टिलाइजर के ऊपर प्रयास करा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है इनके डेवलपमेंट पे प्रयास करा। ये प्रयास करा कि आसानी से किसानों को मिल जाए, ताकि इससे क्या हो, उनका जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा एक्सपेंशन करने का प्रयास करा किनका, इरिगेशन फैसिलिटीज का। तो ये कुछ एक हमारे प्रयास करेंगे जिनसे इंडियन एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाया। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि शुरुआत में इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए लैंड रिफॉर्म भी किया गया था। हालांकि लैंड रिफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हद तक हुआ, तो उससे कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई होगी ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा कहते हैं यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी यूज होने लगी, कि कहां पे हम ट्रेडिशनल टूल्स पहले कैसे यूज करते थे भाई, जो हल होता था वो नॉर्मल होता था और हम ओक्स की हेल्प से काम करते थे या हाथों की हेल्प से काम करते थे। अब वहां पे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह आगे हैं, तो जिनसे काम क्या होता है, फास्ट होता है और एक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर की फिर प्रॉब्लम क्या है। तो भाई इस क्वेश्चन में 8-9 पॉइंट मैंने डाल रखे हैं, मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं, आप बस उनको सुनते जाना, बाकी आप इनसे पढ़ सकते हो। भाई सबसे बड़ी बात तो है, इंडिया की एग्रीकल्चर है ना वो एरेटिक मॉनसून पे डिपेंड है, यानी कि मॉनसून हमारा इरेगुलर है। भाई कभी तो मॉनसून में बारिश बहुत भयंकर आ जाती है, बहुत भयंकर का मतलब फ्लड आ जाएगी तो वैसे फसल तहस नहस हो जाएगी। कभी आती ही नहीं है, मॉनसून ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, ड्रॉट पड़ जाता है, तो फसल वैसे खराब हो जाती है। क्योंकि हमारी जमीन पे जितने पे हम फसल उगाते हैं ना, उसका लगभग 33% ही ऐसा है जहां पे प्रॉपर हम पानी दे पाते हैं, इरिगेशन सिस्टम जो कनाल वेल वगैरह से है। बाकी सारा भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे यानी कि मॉनसून पे डिपेंड है। तो मॉनसून अगर टाइम पे आता है तो हमारी फसलें अच्छी हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी, की हमारी जो प्रोडक्शन है ना हमारी जो फसलों का, वो इंटरनेशनल अगर हम कंपैरिजन करें डेवलप्ड कंट्री के साथ, तो हमारा वहां पे प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ये हमारी कमी है। इसके अलावा भी सबसे बड़ी कमी है कि हमारे किसान को प्रॉपर फाइनेंशियली रिसोर्स ही नहीं मिलते। कि बहुत सारे छोटे फार्मर है, छोटे फार्मर का मतलब कद में, साइज में नहीं, मतलब जिनके पास जमीन का साइज बहुत कम है, तो जमीन का साइज कम है ना उनके पास, तो सिंपल सी बात है, उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं है कि वो HYV सीड्स खरीद ले या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीद ले या डिफरेंट जो इनपुट के सोर्स है अपने वो खरीद ले। वो खरीद नहीं पाते तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वैसे नहीं होता। और कुछ खरीद लेते हैं और बाद में ड्रॉट पड़ जाए या मॉनसून ब्रेकडाउन हो जाए तो वो बेटा डेप्टनेस में फंस जाते हैं, मतलब कर्ज में फंस जाते हैं। ये हमारी ये कमी है। एक हमारे जो आप जानते ही हो कि लैंड रिफॉर्म है उसको प्रॉपर इनिशिएट नहीं करा गया। आज भी बहुत सारे भाइयों के पास जमीन है ही नहीं। अगर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता जमीन का तो मैं कहता हूं कि क्या ही कहना अपना इंडिया का ना, ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है करप्शन तो हर जगह चलता है, तो वो चला होगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात करें कि हमारे जमीन है ना वो फ्रेगमेंशन पार्ट में, यानी कि यार फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है यार चित्रे बिथरे, मतलब टुकड़ों में जमीन है। आज भी बहुत सारे फार्मर ऐसे जिनका कुछ 1 बीघा 2 बीघे जमीन कहीं है, किसी की 1 बीघा 2 बीघे जमीन कहीं है, तो उस पर प्रॉपर किसान कैसे काम करेगा अगर छोटे छोटे पार्ट्स में जमीन है, थोड़े थोड़े पार्ट में। तो ये, इसके अलावा आपको पता है वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है हमारे, क्योंकि बहुत सारे गांव में रहने वाले भाई है ना, वो जमीन उनकी है तो है नहीं, यानी कि वो लैंडलेस लेबर है या ऐसे पीजेंट है जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो उनके पास क्या होता है ज्यादातर टाइम में वो बेरोजगार रहते हैं। या यहाँ पे आपको पता है ना उसको क्या बोलते हैं, भी छुपी बेरोजगारी होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना लोग लगते हैं काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनकी नीड नहीं होती। भी 1 मरबा जमीन है, यानी कि ऐसे मान लो आप एक बार 1 हेक्टेयर जमीन है, उस पर पहले एक पेरेंट्स काम कर रहा था, अब उसकी 2 बच्चे भी काम कर रहे हैं। अब रियलिटी में तो ये है कि वहां पे काम करने के लिए 1 बंदा इनफ है, लेकिन वहां पे 2 बंदे और काम करें, तो लोग तो ये देख रहे हैं कि इनके बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी बेरोजगारी वहां पे ज्यादा, हिडन बेरोजगारी बोलते हैं ना उसको, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादा वहां पे पाई जाती है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप देख सकते हो। और एक कमर्शियलाइजेशन की कमी है कि आज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स उगाते हैं और वो भी सिर्फ सर्वाइवल के लिए, हालांकि वो भी सर्वाइवल से ज़्यादा के लिए उगाते हैं, तो वो कमर्शियलाइजेशन में आ जाती है। तो ये हमारी कमी है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है कि भाई कोंकण रेलवे क्या है। तो भाई कोंकण रेलवे पहली बात तो 3 स्टेट को कवर करता है। 1998 में इसको बनाया गया। 3 स्टेट वो कौन कौन से सर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका को कवर करता है।
इस इवन कहा जाता है कि कुछ पार्ट जो केरला तक है वहां तक, लेकिन अपने एनसीईआरटी की बुक में करेला यानी कि केरला का बात नहीं किया गया। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका की बात करी गई है। 760 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार लगभग है। इसमें आपकी बुक में दे रखा है कि 91 टनल को पार करता है, यानी कि कोई इस रेल पे बैठ जाओ, 760 किलोमीटर की दूरी तय करोगे आप, तब तक आप 91 टनल को पार कर जाओगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 92 लिखा है, ये किसी साइट से लिया गया, आप थोड़ा चेक कर लेना, अदरवाइज आप एनसीईआरटी का लिख सकते हो ना, एनसीईआरटी में थोड़ा अपडेट लेट होता है। तो 92 टनल्स है यहाँ पे। 6.5 किलोमीटर की यहाँ की सॉरी एक सबसे बड़ी टनल है, जो यहाँ की जो टनल है 6.5 किलोमीटर की टनल है वो, ठीक है। ये 146 रिवर को और स्ट्रीम्स को क्रॉस करती है, लगभग 2000 ब्रिजेस को ये क्रॉस करती है भाई। और इसी के ऊपर बताया जाता है कि 64 मीटर का टोल ब्रिज है, जो कि रिवर पैनवल के ऊपर है, रत्नागिरी के पास, जो इंडिया का कहते हैं टोलेस्ट ब्रिज भी कहा जाता है। तो इस तरह का ये मैकेनाइज सिस्टम है, आप इसको आंखों से निकाल लेना। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के रूरल सेटलमेंट के टाइप्स को बताओ। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अलग से भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, कोई प्रॉपर मतलब एक रूरल का जो सेटलमेंट का टाइप है वो भी पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो भाई रूरल सेटलमेंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो भाई फिजिकल फीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वहां का नेचर ऑफ टेरेन, यानी कि वहां की जमीन का नेचर कैसा है, एल्टीट्यूड हाइट कितनी पे है वो, क्लाइमेट वहां का कैसा है, पानी की वहां पे कितनी अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा कल्चरल और एथनिक फैक्टर भी वहां पे काम करता है, क्योंकि लोग जो जाएंगे वो अपनी कास्ट, अपनी रिलीजन को देख के जाएंगे ना, उसके हिसाब से जाएंगे। और इसके अलावा सिक्योरिटी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वहां पे चोरी चारी तो नहीं होती है ना। इस तीनों चीजों को देख के लोग कहते जाते हैं, और इसके बेसिस पे 4 टाइप के हमारे मेन है जो रूरल सेटलमेंट है। सबसे पहला क्लस्टर्ड बोलो, चाहे एग्लोमरेटेड बोलो, चाहे न्यूक्लिएटेड बोलो, एक ही नाम है भाइयों। तो इसका मतलब क्या होता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट का, यानी कि यार जिसमें ना, क्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड, यानी कि जहां पे जिसमें क्लोजली बिल्ट अप होते हैं हाउसेस, एक दूसरे के पास पास बिल्ट होते हैं घर, और साथ ही साथ में इसी के अंदर जियोमेट्रिक पैटर्न के अंदर भी ये जो रोड वगैरह है वो पाई जाती है। यानी कि ये जो गांव है वो जियोमेट्रिक शेप्स में पाए जाते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर हो, रेडियल हो या लीनियर हो, ये थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना। इसमें क्या होता है, ये जो क्लस्टर सेटलमेंट इसका नाम क्यों पड़ा है, तो कहते हैं इसमें जो घर है वो क्लोजली होते हैं, और क्लोजली बिल्टअप कहां होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं, तो वो कहते हैं बुंदेलखंड जो हमारा सेंट्रल इंडिया का रीजन है, इसके अलावा नागालैंड जो रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट, इसके अलावा राजस्थान का वो एरिया जहां पे पानी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि राजस्थान में हर जगह तो पानी मिलता नहीं है, तो जहां पानी अवेलेबल हो जाएगा ना वहां पे घर क्लोजली बिल्टअप होंगे। तो ये बात याद रखना। इसके अलावा जो हमारे एलुवियल प्लेन्स वाले एरिया होंगे ना, वहां पे ऐसे सेटलमेंट पाए जाते हैं, तो जो हमारा गंगेटिक प्लेन है वहां पे। तो ये बातें आप आंखों से निकाल लेना, बड़ा ही आसान है। दूसरी बात करते हैं सेमी क्लस्टर्ड की, तो भाई क्लस्टर्ड तो ये भी है, लेकिन सेमी है, मतलब आधा क्लस्टर्ड है, मतलब कुछ लोग तो झुंड में रहते हैं, कुछ लोग झुंड में नहीं रहते हैं ना। तो वो कैसा होता है कि भाई इसकी मेन बात है कि जो सेंट्रल पार्ट है गांव का, वो लैंड ओनिंग क्लास, यानी कि जिनके पास जमीन है वो रहना शुरू कर देते हैं, उनके द्वारा ऑक्यूपाई किया होता है। तो अब जिनके पास जमीन नहीं है, यानी कि लैंडलेस लेबर है, वो क्या करेंगे, वो मजबूरी में आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज है, वहां पे झोंपड़ियां हट्स वगैरह बना के रहना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इसको सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाया बोला गया है। ये सर पाया कहां पे जाता है, ऐसा कुछ देर का गया, तो ये गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज के अंदर ये पाया गया। हालांकि इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेना, चाहिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये बात, आपको याद करना है कौन सा सेटलमेंट कहां पे पाया जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकता है। चलो आगे बात करते हैं। हेमलेटेड सेटलमेंट क्या है यार, जहां पे दूर दूर घर हो, एक दूर मतलब फ्रेगमेंटेड टाइप में हो, दूर दूर घर बनाए हो, सेपरेट यूनिट्स में बनाए गए हो, ठीक है। इनको लोकल लैंग्वेज में पन्ना, पारा, पाली, ठीक है, ढानी, नागला, ये एंगल गलत लिखा गया भाई, ये मिस्टेक है, नागला बोला जाता है, ये इनके सेटलमेंट है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों पाया जाता है, क्योंकि कुछ एक एथनिक पर्पज होता है, कुछ एक सोशल इनका पर्पज होता है, वो चाहते हैं कि अपने थोड़ा दूर रहना ही पसंद करेंगे, तो लोग इस तरह से रहना पसंद करते हैं। होता है जिसको आइसोलेट सेटलमेंट भी कहते हैं, यही होता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये क्या होता है, इसके अंदर ना हट्स पाई जाती है, जो रिमोट जंगल वगैरह में दूर के इलाके में, या जो हिल्स होते हैं ना, उनका जो लोअर पार्ट है वहां पे झोपड़ियां बनी होगी दूर दूर, इन्हीं को ऐसा बोलते हैं। ऐसा सेटलमेंट कहां पाया जाता है, जो कुछ एक केरला का इलाका हो गया, उत्तराखंड का इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश का इलाका हो गया, या जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट है, इनके इलाकों में ऐसा आइसोलेटेड सेटलमेंट या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट पाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी इंडिया की क्या है, और वाई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट मोड ऑफ है एक कंट्री का, इसके लिए बताओ आप। तो चलो बात कर लेते हैं। इनलैंड वाटर का मतलब होता है भाई जिससे अपने ना देश के अंदर अपने ना शिप्स या बोट के थ्रू ट्रेवलिंग करते हैं, और वो किस में चलेगी सर, वो चलेगी या तो रिवर्स में, या कनाल्स में, या बैक वाटर जो बने होते हैं, या क्रिक्स जो बने होते हैं, जो थोड़े से पतले होते हैं ना, उनके अंदर चलेगी। ये पार्ट होते हैं। ये इंडिया के अंदर लगभग 14,500 किलोमीटर नेविगेबल है, जो कि कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ 1% कवर करता है। सर सिर्फ 1% कवर करता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी
इंपॉर्टेंस तो है यार, है ना। वो अपने देखेंगे सर ये थोड़ा कम क्यों हुआ होगा, ये थोड़ा बता सकते हो। हाँ जी हाँ, ये इनलैंड वाटरवेज पहले ज्यादा होता था, अब कम क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है यार रिवर्स को बांट दिया गया, कहीं उसे कनाल निकाल दी गई, छोटी छोटी कहीं डैम्स बना दिए गए हैं, कई नए नए एरिया न्यू सेटलमेंट्स आ गए हैं, तो अब ये जो इनलैंड वाटरवेज है ये इंडिया के अंदर कम हो गया, पहले ज्यादा होता था। एट प्रेजेंट में कहते हैं 3700 किलोमीटर है ना, जो बड़ी रिवर्स के अंदर मैकेनाइज जो बॉटम्स जो अपनी बॉटम होती है वो चलती है, यानी कि बड़ी जो शिप्स वगैरह वो चलती है यहाँ पे, कुल मिला के ठीक ठाक वो चलती है। लेकिन वो रियलिटी में जो चल रही है ना, वो आज के टाइम में वो 2000 किलोमीटर ही है, लेकिन 3700 किलोमीटर तक वो चल सकती है, ये बताना चाह रहे हैं ये, है ना। आगे बात करें तो इसके अलावा बात करेंगे तो हमारा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में है, और वो कहाँ कहाँ मेनली चलते हैं, तो आप सिंपल सी बात याद कर लो यार, जो कोस्टल एरियाज है ना वहाँ पे थोड़ी सी वाटर बॉडीज अच्छी है तो वहाँ चलता है, तो गोवा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे ज़्यादा चलता है। इसके अलावा आपको पता है हमारा इनलैंड वाटरवेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है कडल, जिसको केरला के अंदर बैक वाटर होता है, वैसे इसको कडल कहते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। और यहाँ पे आपको पता है ये जो बोट वगैरह की है वो रेस वगैरह भी यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे टूरिज्म भी आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं लिखना आंसर कैसे है, पॉइंट्स में लिखना है सभी आंसर। एक्सप्लेन द इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया को समझाओ, इसकी डिफरेंट स्टेजेस को बताओ, तो बता देंगे भाई। तो इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया आपको पता है इसका विचार जो था सबसे पहले कुंवर सेन ने दिया था, बाद में इसको प्रोग्राम को इनिशिएट करने का प्रयास करा गया, चलाने का, कि इंदिरा गांधी कनाल बना दी जाए, तो ये राजस्थान के अंदर बनाई गई, इसको 2 स्टेजेस में बनाया गया। तो पहली स्टेज है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, जिससे आपका ठीक है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ ये कवर करता है। और इसके अलावा जो राजस्थान का जो पुगल या पोगल का एरिया है वो इसमें कवर करा जाता है, यानी कि नदन बीकानेर है जो वो इलाका इसमें कवर करा जाता है। बीकानेर का कौन सा एरिया, नदन बीकानेर इसमें कवर करा जाता है। आगे बात करें स्टेज 2 के अंदर, तो ये जैसलमेर का इलाका हो गया, ठीक है, जो थार डेजर्ट का मेनली इलाका है हमारा जैसलमेर, उसको कवर करता है। इसके अलावा इसके आसपास की जो और एरियाज है हमारे उनको ये कवर करता है, स्टेज 2 के अंदर ये कवर करता है। ठीक है, और ये टोटल यहां पे शायद मैंने लिखा नहीं, हाँ नीचे लिखा है 19.63 लेक हेक्टर को कवर करता है, जिसमें फर्स्ट है उसमें आई थिंक 510 हेक्टर को कवर करता है, लेक हेक्टर को कवर करता है, और 14 पॉइंट आसपास ये सेकंड में कवर करता है। ये थोड़ा एग्जैक्ट आप एनसीईआरटी से चेक कर लेना कि 14.53 है या 10 है वो सेकंड में कवर करता है, और 5 के आसपास ऊपर कितना है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर कवर करता है इतने हेक्टर को। यानी कि इस राजस्थान कनाल, जिसका नाम इंदिरा गांधी कनाल रखा गया जब 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, उनके बाद में इनका नाम राजस्थान कनाल का इंदिरा गांधी कनाल किया गया। ये टोटल राजस्थान के अंदर 19.63 लेक हेक्टर को पानी देती है। और ये सबसे बड़ी बात, ये निकाली कहां से गई है, तो ये निकाली गई है हरीके बेरी जो पंजाब में, वहां से, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एकदम उनको अपने चिड़ा के निकाल के लेके आ रहे हैं कि देखो भाई साहब हमने तो टिब्बे के अंदर भी पानी ले आए, और 40 किलोमीटर थार के डेजर्ट में उनके सामने से, मतलब उनके बॉर्डर के पैरेलल हम लेके आ रहे हैं। बाकी इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 9060 किलोमीटर इस कनाल की टोटल लेंथ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, और इंदिरा गांधी कनाल के प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का किस तरह से यूज करा गया है, किस तरह से सजेशन दी गई है वो बताओ आप। तो ठीक है, अपने बता देंगे जी। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले तो बताओ कहते किसे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें मैंने आंसर लिखना भूल गया हूं शायद। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सी बात है यार कि आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, आप अपनी प्रेजेंट्स नीड्स को मीट आउट करो, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग किसके साथ, फ्यूचर जनरेशन, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करे बिना आप प्रेजेंट की नीड को यूज करो, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करो, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और अब यहां पे कौन कौन सी अपने को सजेशन दी गई है कि आपको इंदिरा गांधी कनाल के रिगार्डिंग आपको क्या क्या सजेशन ध्यान रखनी है। तो इसमें बताया गया है कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करना है आपको वाटर मैनेजमेंट की पॉलिसी को, जिसमें आप स्टेज फर्स्ट पॉलिसी है यहां पे प्रोटेक्टिव इरिगेशन आप करते हो। प्रोटेक्टिव का मतलब आपकी फसल को इतना पानी देने का प्रयास करते हो कि वो खराब ना हो, वो तो आप जानते ही हो। और एक्सटेंसिव इरिगेशन हमने को स्टेज सेकंड के अंदर दिया गया, तो उस पे कहते थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा कहते आप इस पर्टिकुलर एरिया में आप क्रॉपिंग पैटर्न शेल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यानी कि कहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में आपको ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए जो वाटर इंटेंसिव ना हो, यानी कि पानी कम कंज्यूम करती हो, क्योंकि यहां पे पानी की कमी है। इसके अलावा कहते हैं आप प्रयास करो कि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो। चौथा, आप प्रयास करो कि जो एरिया, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही नुकसान हुआ इंदिरा गांधी कनाल से कि कुछ एरिया में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है, और सॉइल सैलिटेशन की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि पानी जहां पे एक जगह खड़ा रहता है ना, तो वहां पे सोल्ट की मात्रा बढ़ी जाती है। सिंपल सी बात है, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन सोल्ट तो रहेगा। तो ये कहते समस्या, इससे आप निपटो, इसको आप कहते खत्म करो।
इसके अलावा कहते हैं इस प्रॉपर एरिया में आप अफोरेस्टेशन का प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो, मतलब पेड़ पौधे लगाओ। प्लांटेशन का मतलब ऐसा नहीं है टी कॉफी लगाओ, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ और पास्चर का डेवलपमेंट करो। और इसके अलावा कहते हैं जो लैंड अलॉटीज है यानी कि जिनके पास जमीन है उनको अगर फाइनेंशियली रिसोर्स उनके पास कम है तो उनको एडेक्वेट फाइनेंशियली रिसोर्स उनको प्राप्त करवाओ ताकि वो प्रॉपर इसका फायदा उठा पाए। और इसके अलावा आप क्या करो, एग्रीकल्चर के साथ साथ उसकी अलाइड एक्टिविटीज भी करो। तो ये था इसके रिगार्डिंग कुछ एक सजेशन। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आए आप थोड़ा कर लेना, भी देख लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि भाई टारगेट एरिया प्लानिंग है क्या, और उसमें आपको हील एरिया और ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, समझा दो। तो भाई टारगेट एरिया प्लानिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आप टारगेट करते हो वो एरियाज को जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि जहां पे या तो प्रॉपर रिसोर्सेस है नहीं या रिसोर्सेस तो है लेकिन उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं किया गया है। तो उन एरियाज को टारगेट करना कि उनके अंदर किसी न किसी तरीके से रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जाए और जो वहां पे इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है उनको खत्म किया जाए, और ताकि खत्म मतलब एरिया को नहीं खत्म किया जाए, उनकी बैकवर्डनेस को खत्म किया जाए ना। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला बात करते हैं हील एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको 5th 5 ईयर प्लान के अंदर चलाया गया, जिसके अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करेंगे उत्तराखंड के। आज आप लिख सकते हैं उत्तराखंड के क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश के थे, अभी उत्तराखंड की है ये, ठीक है। और इसके अलावा आसाम का डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करा गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करा गया। आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करा गया वो भी मैं बता देता हूं, यहां पे नहीं लिखा। मिकीर हिल और कचार या चचार हिल लिखा गया, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बोलता हूं कि मिक्की चाचा असम के, इस तरह से बच्चों को याद रह जाता है। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग हिल आई, तो तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करा गया। आगे बात करते हैं द हिल एरिया इन द कंट्री, और इसमें यह बताया गया कि भाई इस जो प्रॉपर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको कौन से हिली एरियाज को लिया जाएगा जिनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर ऊपर होना चाहिए, यानी कि एल्टीट्यूड में देखा जाए, हाइट का मतलब समुद्र से सी लेवल से मापी जाती है ना, तो 600 मीटर से अबव होने चाहिए। और साथ ही साथ उन एरियाज को ट्राइबल सब प्लान के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया हो उनको हम इंक्लूड करेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। इसमें यह प्रयास करा गया कि ये जो हिल एरियाज है यहां पे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, यहां पे एग्रीकल्चर जो प्लांटेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया जाए, पोल्ट्री फार्मिंग है इसको बढ़ावा दिया जाए, और जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, विलेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाए। और ड्रॉट जो एरिया प्रोग्राम है इसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर मैं और बता देता हूं, यानी कि इसमें जो हमारा हिल एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें कहीं ना कहीं उन हिल्स को लिया गया जिनकी हाइट कितनी है भाई, 600 मीटर से अबव है, और जिनको ट्राइबल सब प्लान के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, 5 ईयर प्लान में इंक्लूड करा गया। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के, मिक्की चाचा आसाम के, यानी कि मिकीर हिल और कचार हिल करके किसके हैं भाई, आसाम के है, दार्जिलिंग हिल किसकी है, वेस्ट बंगाल की है, ठीक है, और तमिलनाडु की, तो इसको इंक्लूड करा गया। और यहां पे क्या क्या प्रयास करेंगे कि यहां पे भाई एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाया जाए, पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ाया जाए, और जो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज है ना उनको बढ़ावा दिया जाए। और ड्रॉट एरिया प्रोग्राम में इसको 4th 5 ईयर प्लान के अंदर लागू करा गया। इसके अंदर जो हमारी प्लानिंग कमीशन है उसने 1967 के अंदर 67 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करा जो या तो पार्शियली या कंप्लीट ड्रॉट प्रोन एरिया से इफेक्ट है, यानी कि जहां पे पानी की कमी है। सर वो डिस्ट्रिक्ट याद कर रहे हैं, अरे पागल हो क्या यार, कुछ नहीं याद करना, आप खाली लिख सकते हो एरियाज कौन से, या तो डेक्कन प्लेट्यूज के जो हमारे स्टेट आते हैं वहां के एरियाज के, या जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न का जो स्टेट है, चाहे गुजरात का पार्ट हो, कुछ कुछ राजस्थान के पार्ट हो, यहां के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को लिए गए जिनको इंक्लूड करा गया कि वहां पे ड्रॉट ज्यादा पड़ते हैं। तो इनसे निपटने के लिए क्या प्रयास करा गया, तो भाई सबसे पहले तो यह प्रयास करा गया कि यहां पे अपने को लेबर इंटेंसिव काम करवाई जाए ज्यादा से ज्यादा। फिर लोगों को उनको समझ में आया कि नहीं यार लेबर इंटेंसिव काम है वो तो थोड़े टाइम के लिए चलेंगे बाद में खत्म हो जाएंगे, तो अपने वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना उनको इनिशिएट करें ताकि वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाई जाए, पानी को पहुंचाया जाए ताकि वहां पे काम हो सके। तो इस तरह से वहां पे काम करा गया। और इसमें इरिगेशन कमीशन ने 1972 में एक क्राइटेरिया फिक्स करा कि 30% एरिया पे कितने पे पानी लगता है और कितने 30% के बाद पानी नहीं लगता तो उनको अपने ड्रॉट प्रोन में रखेंगे। इस हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज करा, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आंखों से निकाल लेना लेकिन दिमाग से नहीं निकालना है। और इसमें प्रयास करा गया कि जो हमारे पर्टिकुलर जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहां पे अफोरेस्टेशन को बढ़ाया जाए, ग्रासलैंड्स को बढ़ाया जाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आया जाए, और गांवों के अंदर भाई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करा जाए, और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी तो वहां पे करनी है, रोड वगैरह की भी व्यवस्था करनी है, और क्रेडिट सर्विस भी लोगों को देनी है, यानी कि उधार की, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द अर्बन प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। तो इसको भी आपको आंसर पॉइंट्स में करना है। आपको आंसर ये ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी बुक से या कहीं से भी आंसर ले लो, लेकिन पॉइंट वाला। भाई अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की क्या प्रॉब्लम है कि भाई सबसे बड़ी बात तो है कि बाजारों में डोमेस्टिक वेस्ट भी होता है, ठीक है, उसके अलावा कौन सा वेस्ट होता है सर, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है। तो ये सारा जो वेस्ट होता है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, ये क्या होता है, प्रॉपर ट्रीट नहीं करा जाता, यानी कि इसको डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करा जाता। तो ये क्या करेंगे, ये स्प्रेड होके वाटर बॉडीज है उसके अंदर मिल जाएंगे तो उसको पॉल्यूट करेंगे, या इनको जलाएंगे तो ये एयर को पॉल्यूट करेंगे। तो इनको डिस्पोज्ड ऑफ करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और खास तौर से ये ज्यादा प्रॉब्लम किन में रहती है, जो छोटी सिटीज है, स्मॉल सिटीज है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर लगभग 80 to 90% जो वेस्टेज है इसको डिस्पोज्ड ऑफ कर लिया जाता है, मतलब इसको उठा लिया जाता है। लेकिन जो स्मॉल सिटीज है या अदर सिटीज है, स्मॉल सिटीज ना बोलो तो अदर सिटीज बोलो, उनके अंदर लगभग ये करीब 40 to 50% ही जो वेस्टेज है उसको डिस्पोज्ड ऑफ करा जाता है, बाकी वो वहीं बिखरा रहता है। तो इसके कारण आपको पता है कि अगर इनके ऊपर बारिश होगी तो वहां पे फ्लाइज वगैरह, मक्खियां वगैरह वो पनपेगी, उनसे डिफरेंट टाइप की डिजीज वो अपने साथ में लेके आएगी, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोलेरा हो, डिफरेंट टाइप के ना डिजीज अपने साथ लेके आएगी। तो ये इनकी वेस्टेज की प्रॉब्लम है, इनको प्रॉपर डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करा जाता। और खास तौर से जो यहां पे इंडस्ट्री के या मेडिकल के जो निकलने वाले जो वेस्ट है, जिनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करा जाता, तो ये क्या होते हैं, सड़ते गलते नहीं है, डिकम्पोज नहीं होते, तो इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में फैलती है। तो ये अर्बन सिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड डिजीज अक्कर देम, यानी कि एक्सप्लेन भी टाइप्स बताने हैं आपको पॉल्यूशन के, और उनके क्या कौन सी डिजीज होती है। तो यहां पे मैंने आंसर में खाली टाइप्स के नाम लिख के उनके द्वारा कोज, मतलब किसके द्वारा होते हैं और डिजीज बताए हैं, क्योंकि बाकी जो पॉल्यूशन है ना, जैसे एयर पॉल्यूशन क्या है, भाई आप छोटी से छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि भाई एयर पॉल्यूशन क्या है, ये लिख दोगे सारे पॉइंट, कोई भी अलग से पूछा जाए तो भी आप लिख दोगे। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस पॉल्यूशन से कौन सी डिजीज होती है, और मेनली कौन सी चीज है जहां से वो पॉल्यूशन हो रहा है, इन बातों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो भाई एयर पॉल्यूशन होता है व्हीकल के एमिशन से होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक से होता है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल से होता है, डस्ट पार्टिकल से होता है, ठीक है, कितनी अच्छी बात होगी। और कौन सी डिजीज होती है एयर पॉल्यूशन से, तो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये भाई से आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ये ब्रोंकिटिस है शायद, है ना, इसकी प्रॉब्लम होगी, लंग कैंसर की प्रॉब्लम होगी, एलर्जी वगैरह होना, ये सारी प्रॉब्लम होती है वो एयर पॉल्यूशन से होती है। वाटर पॉल्यूशन से कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो भी वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या भी अनट्रीटेड सीवेज है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर हमने सीवेज को नहीं कराना तो इसके कारण होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ से होता है, चाहे पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, वो डाले जाते हैं, इनसे पानी पॉल्यूट होता है, आपको पता ही है ना। डिजीज कौन कौन सी फैलती है ये आपको याद रखना है, तो डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, और जो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है, यानी कि यार पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना, इन्फेक्शन वगैरह होना, ये सारी पानी से होती है। इसके अलावा बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की, तो भाई सॉइल पॉल्यूशन किसके कारण होता है, भाई आप एक्सेसिव अगर फर्टिलाइजर का यूज करोगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो डंप करते हैं, जो खासतौर से डीकंपोज नहीं होते, खासतौर से जो प्लास्टिक की चीजें होती है उनसे होता है ना, और इनसे बीमारियां तो खतरनाक होती है यार, कैंसर की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा डेवलपमेंटल के इश्यू हो जाते हैं, यानी कि हमारी वो जो हमारी जमीन है, सोइल है, उसकी फर्टिलिटी डिग्रेड हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम है वो हमारी हो जाएगी। और नॉइस पॉल्यूशन कौन नहीं जानता भाई, ये होता है ट्रैफिक के नॉइस से होता है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है जिनमें डिमोलिशन का काम करते हैं किसी बिल्डिंग को, या कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, या हॉर्न वॉर्न होगी अननेसेसरी, उनके कारण ये होता है। इनसे डिजीज क्या होती है भाई, तो इनसे भाई आपको सबसे बड़ी बात है बीपी की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी, बंदे को माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस बंदे को आ सकती है ना, स्ट्रेस में बंदा रहना शुरू कर सकता है, और बंदा थोड़ा थोड़ा बहरा भी होना शुरू कर सकता है, यानी कि हियरिंग लॉस। ये सारी कुछ प्रॉब्लम यहां से होती है, किससे, नॉइस पॉल्यूशन से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आंखों से जरूर निकालना लेकिन दिमाग से नहीं निकालना। चलो आगे बात करते हैं, व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट, क्या है, एक्सप्लेन इट। भाई वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, मैंने उसको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, पता नहीं छोटे क्वेश्चन वाली वीडियो में कराया या इसमें कराया, लेकिन वाटरशेड मैनेजमेंट को मैंने अच्छे से बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, आप वो मैनेजमेंट करना जिससे आप क्या करो भी, पानी को कंजर्व कर लो। सर कौन से पानी को कंजर्व करने की बात कर रहे हो, सर सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर की, दोनों की बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से पानी को वेस्टेज नहीं होने देना। इसमें कौन कौन से प्लान चलाएगी, कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी, उनको आपको आंखों से निकालना है, लेकिन दिमाग से नहीं निकालना। चलो आगे बात करते हैं, व्हाट इज नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 और 2012 क्या है। भाई दोनों पॉलिसी को आपको पढ़ना है, जिनमें 2002 क्या है भाई, जिसके अंदर आपको एक तो सीक्वेंस बताया गया कि पानी को आपको यूज कैसे करना है, कि भाई सबसे पहले आपको ड्रिंकिंग के लिए यूज करना है, फिर इरिगेशन के लिए करना है, फिर हाइड्रो पावर के लिए करना है, फिर नेविगेशन के लिए करना है, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज और फिर अदर यूज के लिए करना है। और फिर इसमें मेन आपको यह बताया गया कि पानी हर इंसान हो या जीव हो सभी के लिए
लिए ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए और हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लागू करने हैं ताकि हम इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर दे सके, और साथ ही साथ में हमें ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट होने से बचाना है। ऐसे मेजर्स लेने हैं जिनसे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को हम एक्सप्लॉइट ना करें, और हमें सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों की क्वालिटी को लगातार क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। और साथ ही साथ लोगों को भी अवेयरनेस देनी है, उनको चाहे एजुकेशन से दो, चाहे इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव से दो। इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव का मतलब क्या होता है भाई, डिसइंसेंटिव का मतलब टैक्स वगैरह लगा के, ठीक है, या प्लेंटी वगैरह लगा के, और इंसेंटिव का मतलब है भाई उनको थोड़ा प्राइस वगैरह दे के भी यार इस इंसान ने पानी बचाया ना, ऐसा कुछ करके आप कर सकते हो। इसी के बेस पे नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 बनाएगी, जो 2002 थी ना उसी को बस आगे बढ़ाया गया। सर आगे कैसे बढ़ाया गया, मतलब इसमें यह कह दिया कि सबसे पहले तो आपको पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, उसके बाद आप इस पानी को कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो, पानी को कंजर्व करो। ठीक है सर, ये बात तो हम लिख देंगे 3 बात। इसको इंप्लीमेंट करा गया था अगस्त 9 2012 के अंदर, वैसे ये काउंसिल बनी थी और बाद में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है, 2012 वाली को। तो इसमें क्या क्या बातें बताएगी, इसमें यह बताया गया कि आपको प्रॉपर नए लॉ बनाने हैं और उन लॉ को इंप्लीमेंट करना है जिनसे आप इंटरस्टेट की रिवर है और जो रिवर वैलीज है उनका ऑप्टिमम डेवलपमेंट कर सको। ठीक है सर, आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर सबको मिलना चाहिए, सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ ठीक है सर, और पानी इतना मिले ताकि फूड सिक्योरिटी भी बने। अरे बहुत आसान है सर ये तो, हाँ यही है। इसके अलावा कहते हैं आपको जो पुअर पीपल है, पुअर पीपल मतलब यार जिनके पास बहुत कम जमीन है और वो खाली जमीन पे डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए कहते हैं पानी आप बचा के रखो, इतना पानी उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह का आपको सिस्टम इंक्लूड करना है। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि हमें पानी को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हम इकोलॉजिकल की नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा आसान है। और इसके अलावा कहते हैं आपको गवर्नमेंट को नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, किसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से निपट पाए। यानी कि क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है सर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कहते हैं पानी की पॉलिसी बनाना है। और सबसे बड़ी बात यार लास्ट में ये तो लिख ही दोगे कि हमें ना वाटर की प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग करनी है, प्रॉपर तरीके से इसके पर्पसेस को बताना है, प्रॉपर तरीके से बताना है कि पानी यूटिलाइज कैसे करें, लोगों को अवेयरनेस फैलानी है। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं जल क्रांति अभियान क्या है। तो भाई जल क्रांति अभियान इनिशिएट करा गया लोकल बॉडीज के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, लार्ज स्केल पे लोगों में अवेयरनेस करी गई। ये 2015-16 में इनिशिएट करेगी। इसके अंदर 672 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करा गया, जिनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में जल ग्राम क्रिएट करा गया। जल ग्राम क्रिएट करने का मतलब यार जहां पे प्रॉपर पानी की व्यवस्था को बढ़ाना, और साथ ही साथ में कमांड एरिया 1000 हेक्टेयर कमांड एरिया को इंक्लूड करा गया। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कमांड एरिया का मतलब जहां पे कनाल या डैम से पानी पुनी लगाने की व्यवस्था करना। तो उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को इंक्लूड करा गया, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा का नॉर्थ पार्ट, कर्नाटका, तमिलनाडु। ये रट्टा नहीं मारना यार, मेन जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट आपको पता है कि जहां पे प्रॉपर थोड़ी बहुत पानी की कमी है, जैसे उत्तर प्रदेश में पानी की कमी तो नहीं है लेकिन नीड है वहां पे अच्छी खासी खेती करने के लिए। राजस्थान में पानी की कमी है ही, नीड है, ठीक है। हरियाणा का पार्ट लिख दो, तेलंगाना का लिख दो, इनमें इनके स्टेट को इंक्लूड करा गया। और इसी जल क्रांति अभियान में हमने प्रयास करा कि हमें पॉल्यूशन को कम करना है, ये प्रयास करा गया। और हमने इसमें यह करा कि हमें वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाना है, आर्टिफिशियल रिचार्ज का प्रयास करना है, हमें ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन को कम करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा आर्सेनिक फ्री वेल्स को क्रिएट करना है। अब ये आर्सेनिक फ्री वेल्स का वर्ड है तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये आर्सेनिक क्या होता है। कि जो वाटर बॉडीज होती है ना जहां पे आर्सेनिक पाया जाता है, आर्सेनिक कहां पाया जाता है सर, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, नहीं, वेस्ट बंगाल और बिहार ऐसे स्टेट है जहां पे आर्सेनिक की क्वांटिटी अच्छी पाई जाती है। तो इसके पाई जाने से क्या होता है भाई, जो स्किन है वो खराब होती है, पेट की रिलेटेड डिजीज है वो ज्यादा होती है। और कौन सा ऐसे स्टेट है जहां पे पानी में फ्लोराइड पाया जाता है, तो वो राजस्थान और महाराष्ट्र है। इनसे क्या होती है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो खत्म होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा, फिर भी मेरे किसी भाई बहन को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा ना लगा हो तो दिल से चाहता हूं क्षमा, और अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।